तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस इमेज को देखकर? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ से सन से रेज आ रही हैं, लीफ पे पड़ रही हैं और लीफ पे रेज पड़ने से रिफ्लेक्ट होकर हमें लीफ का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सन से अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं स्टेटमेंट को। सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, लीव्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ रही हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगी, है ना? क्या है वो खुराफाती हरकत? आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस वीडियो इज इंटेंडेड फॉर ऑल द पीपल हु आर स्टडीइंग इन यूजी फाइनल ईयर और अबव। यानी अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं, एमएससी में हैं, आईआईटी, जेएम, गेट, नेट, जेस्ट, टीएफआईआर आदि सब कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ सुटेबल फॉर यू। लेमैन भी स्टडी कर सकता है, बट दो टाइप ऑफ मैथमेटिकल बैकग्राउंड और फिजिक्स बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड, इज लिटिल लिटिल एडवांस। सो मतलब गूगल सर्च करके आप साथ में स्टडी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हम कहाँ थे? वेव्स की खुरापाती पर। हाँ, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही आती हैं सन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लीफ पर टकराएंगी तो लीफ के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? एक्सिलरेट। अब एक्सिलरेट करके भाग तो सकते नहीं लीफ के अंदर, क्योंकि लीफ के अंदर बिकॉज हम एक लैटिस के कॉन्सेप्ट को आपको पता पड़ा होगा, लैटिस भी है, बाउंड्रीज भी हैं। तो जो एक्सिलेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो जो जिसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सिलेशन है, वो होगा इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। यानी ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे, कंपन जिसको बोलते हैं हिंदी में। और मतलब और इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से अप्रोक्सीमेट करके भी हम स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे करेंगे। बट अभी यहीं पे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे और हमें पता है, ये हमें पता है, ठीक है, कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेटेड चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उससे एमिट होंगी। Electromagnetic waves in form of radiation, thermal radiations. This is the concept of thermal radiation. Why thermal radiations? Because sun भी गर्म होकर वेव्स एमिट कर रहा है, वेव्स आ रही हैं, उनके पार्टिकल्स की आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, उनको एक्सेलरेट कर लिया, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, तो इसका मतलब उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वो थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, है ना? तो वो जो रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो एमिट कर रहे हैं, वो क्या हुई? थर्मल रेडिएशन। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट किया था, बट आप इसको दोबारा देखें, अलग अलग नाम ले सकते हैं, रेज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं, या थर्मल रेडिएशन भी बोल सकते हैं। सन से थर्मल रेडिएशन आ रही हैं, वेव पे पड़ रही हैं, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रही हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद स्पॉन्टेनियसली उसी टाइम पे, मतलब बहुत डेटा टाइम बहुत छोटा होता है, कुछ रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशन वो एमिट कर रही है, जो ये इंसान देख रहा है। ये कौन सी रेडिएशन देख रहा है? एमिटेड और रिफ्लेक्टेड? रिफ्लेक्टेड ऑफ कोर्स। यानी ये ली उस वाइट लाइट से, उस वाइट कलर से सारे कलर ऑब्जर्व कर रही है लीफ, सिर्फ एक कलर को छोड़ के, दैट कलर इज वाइट, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी लीफ का कलर, इस हरी पत्ती का कलर, लीफ बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इस हरी पत्ती का कलर कुछ भी है, ग्रीन तो नहीं है। सिंपल इज दैट, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा
ये लीफ है, आप ह्यूमन बॉडी को भी ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पे अगर रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ेंगी किसी भी फॉर्म में, अब सन से आ रही हैं तो एक थर्मल रेडिएशंस हैं, तो अगर थर्मल रेडिएशंस पड़ेंगी तो तीन चीजें करेगा, ऑब्जर्व करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एमिट करेगा। ठीक है। Sorry, थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब कर चल रही है, बट चलिए। वीडियो का टाइटल क्या है? थर्मल रेडिएशन? नहीं, वीडियो का टाइटल है ब्लैक बॉडी। तो मैंने अभी बोला है कि हर बॉडी तीन चीजें करती हैं, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, एमिट। जो बॉडी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, दैट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। यानी ये जो कलर है, पीछे का कलर जो है, ये जो कलर है ये इस तरह का कलर है कि कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है लगभग। अब यहाँ पे लगभग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये लगभग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो भी कुछ भी गिर रहा है इसके ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है और फिर एमिट हो रहा है। और ये है बड़ा ही आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट, यानी ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जो उस अप्रोक्सीमेट लगभग को छोड़कर यानी एग्जैक्टली सब कुछ ऑब्जर्व कर ले। दिस इज वेरी आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट। कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होता ही है। क्लोजर टू ब्लैक बॉडी एग्जांपल्स में एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, ग्रेफाइट है, जो लगभग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, पर कुछ ना कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट करता ही है। बट अब ब्लैक बॉडी की बात चली है और इतनी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमें इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या टॉपिक है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो, बट फिलहाल के लिए टॉपिक ही है। तो बनाई ब्लैक बॉडी आप अगर एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो आप एक्सपेरिमेंटली लैब में बनाएंगे। तो इसी एक तरह की लैब, मतलब इस ये एक वन टाइप है, और कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आप रेडिएशंस किसी एक, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इस तरह की कई स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पर हम अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो इनर वॉल्स लेके चलेंगे, मेटेलिक वॉल्स, इनका वॉल्स का ऑब्जेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है बीच में, बट आप बीच में कुछ ला भी सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना, एक्सपेरिमेंटली अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे ब्लैक बॉडी बनाई जाती है। अब हम ये सिंपलेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स है और ये बहुत ही थियोरेटिकल स्ट्रक्चर है, इसको स्टडी करते हैं। इसमें हमने एक ऐसी शेप की कैविटी ले ली, और ये होल, जो ये होल है, ये वेरी वेरी स्मॉल होल है, वेरी वेरी टाइनी होल। यहाँ से वेव्स आ रही हैं, यहाँ से वेव आएगी, यहाँ पे हिट करेंगी, उसका मोस्ट ऑफ पार्ट ऑब्जर्व होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट यहाँ पर जाएगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द डे सारा का सारा पार्ट वेव का ऑब्जर्व हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत कम रिफ्लेक्शंस है, इससे मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कि जो भी रेडिएशन आई वो बाहर नहीं गई, वो इसी के अंदर सारी की सारी ऑब्जर्व हो गई। तो अब इसमें क्या आता है, ये रेडिएशंस यहाँ से आएंगी होल्स के अंदर, ये प्रोसेस चलता रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन का। एक कंडीशंस आती है कि ये रेडिएशंस का टेम्परेचर और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाते हैं, और वो उस कंडीशंस के अंदर जो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और रेट ऑफ एमिशन है वो हो गए इक्वल, और उसको बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। और उस कंडीशंस के अंदर जो रेडिएशंस हैं जो बन रही हैं, वो रेडिएशन इस होल से बाहर निकलेंगी, और उन रेडिएशंस को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसी टाइम क्यों बाहर निकलेंगे, पहले क्यों नहीं निकल सकती? निकल सकती हैं, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस भी बाहर निकल सकती हैं, हालांकि वो टाइनी होल है। टाइनी होल हमने लिया ही इसलिए कि जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन निकलने हैं उनका मतलब उनकी
बहुत स्मॉल है क्वांटिटी, मतलब उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और बिकॉज काउस की सिचुएशन है तो हर एक, अगर इसको बहुत ही देसी भाषा में समझें, क्योंकि पहले तो इनका झगड़ा चलेगा आपस में, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन एमिशन होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस है रेडिएशन और कैविटी के बीच में, तो इनको होल दिखाई नहीं देगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में इनका झगड़ा खत्म आया होगा, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ऑब्जर्वेशन एमिशन रिफ्लेक्शन, तब इनको जाके ये होल दिखाई देगा और कहेंगे कि भाई यहाँ पे भी तो रास्ता होगा जाने का, निकलते हैं। बहुत ही देसी भाषा में, बट ट्रू है, ठीक है। हाँ, तो आगे आगे हैं इसका स्पेक्ट्रम। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्रिएट कर दी जो बाहर निकल रही हैं इन स्टेज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसका स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम किस फॉर्म में देखते हैं? एनर्जी के फॉर्म में, कि हम मतलब एनर्जी डेंसिटी देखेंगे कि रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी किस पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी अगर वेवलेंथ मतलब आप मान के चलिए कि 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, इस पर्टिकुलर रेंज में वेवलेंथ में क्या कितना कितना इंटेंसिटी आपको मिल रही है, ये चीज़ स्टडी करनी। तो ये है वो ग्राफ इंटेंसिटी का, इसमें देख पा रहे हैं आप, बहुत ही कंटिन्यूस ग्राफ है हर एक वेवलेंथ पे अपने को, और ये इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ का ग्राफ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोर्स एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हर वेवलेंथ पे अपने को इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है। इसको हमने स्पेक्ट्रल रेडियंस भी बोलते हैं। और इसके अंदर स्पेक्ट्रल रेडियस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये है किलोवोट, ये स्टर्डियन यानी सॉलिड एंगल की यूनिट है, स्टर्डियन इनवर्स मीटर माइनस 2 एंड नैनोमीटर इनवर्स। ये वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन इन मीटर। 3000 केल्विन पे देखेंगे तो हमको जो पीक ऑफ वेवलेंथ है वो लगभग 1000 पे मिल रहा है। 4000 पे कहेंगे तो थोड़ा सा छोटी वेवलेंथ पे पीक मिल रही है हमको, इंटेंसिटी की पीक मिल रही है। 5000 पे देखेंगे तो विजिबल रीजन के अंदर अपने को पीक मिल रही है। ठीक है, काफ़ी कंटिन्यूस ग्राफ है, काफ़ी अच्छा ग्राफ है। इस ग्राफ को स्टडी करते हैं, थोड़े से 2-3 रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहला रिजल्ट तो अच्छा, इसके साथ मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ आपको, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। 300 केल्विन पे लगभग ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे जो मैंने ये लिया है, ये मैंने स्केलिंग इसको मैग्नीफाई करके, इसको स्केलिंग इंक्रीज करके लिखा है। अब इसी ग्राफ के अंदर जाएंगे तो आपको एक फ्लैट लाइन दिखेगी बिल्कुल 300 केल्विन पे इस ग्राफ के अंदर, बट इसको अलग से करके इसलिए बनाया ताकि जो ह्यूमन बॉडी है या लीफ है जो एमिट करती है रेडिएशन, वो कितना करें। इसकी रेंज आप लगभग मान के चलिए 15 से 2000, यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा, मुझे एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट है कि कुछ ऐसी वेवलेंथ पे अपने को पीक मिलेगी। यहाँ पे मतलब विजिबल रीजन का कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर कोई इंटेंसिटी हमने को विजिबल रीजन पे नहीं मिलेगी, जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो ई आर रीजन पे मिलेगी। ये सारा का सारा आई आर है, ये अपना विजिबल रीजन है, और इससे विजिबल रीजन पे कम होकर अपना अल्ट्रावायलेट आ गया। अब इसमें एक छोटा सा एक्सियोम है कि जो ये स्पेक्ट्रम है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैविटी के साइज या शेप पे डिपेंड नहीं करता है। कैच ये है कि जो कैविटी का साइज है वो वेवलेंथ से बहुत बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर शेप या साइज कुछ भी ले लो कैविटी, चाहे तुम जो अपने लिए है वेल ले लो, चाहे इसको क्यूब ले लो, चाहे स्फीयर ले लो, जो स्पेक्ट्रम है यही आएगा। और इसके अब एक दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे देखते हैं, कि एक तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पहले मैं लिख देता हूँ। लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी लैम्डा एम जो है प्रोपोर्शनल टू 1/t है। ये कॉन्स्टेंट को हमने बी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू, एंड दिस इज योर मीटर केल्विन। आइए देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ की पीक जो है वो राइट पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, यानी हम डायरेक्टली इस ग्राफ से देख ही पा रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। एक और चीज़ है कि आप देखिए इसके एरिया अंडर द कर्व्स देखिए कि
स्मॉल टेम्परेचर्स पे एरिया अंडर द कर्व इज वेरी स्मॉल। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ रहा है ना। और ऐसा नहीं है कि आराम से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये स्केलिंग ग्राफ्स को समझने के लिए की गई है, ये एक्यूरेट स्केलिंग नहीं है, ये इतनी एक्यूरेट स्केलिंग नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज करेंगे तो ये इन कर्व्स के बीच का ग्राफ और भी इससे भी ज़्यादा होता है। बेसिकली जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होती है। इंटेंसिटी को अपने पावर पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। तो पावर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टी रेज़ टू द पावर 4। ये कांस्टेंट स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ कहलाती है इक्वेशन। ये कांस्टेंट सिग्मा होता है एंड सिग्मा की वैल्यू अपने लेके चलते हैं 5.67 into 10 raised to the power minus 8 जूल मीटर -2 केल्विन -4 सेकेंड इनवर्स। मतलब ये तो सिंपल है कि कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ पे टी को उधर लेके चले जाएंगे तो ये सारे जो डायमेंशंस क्वांटिटी है वो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अब ये अपने ग्राफ को समझ लिया और एक कुछ 2-4 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बना लिए, एक एक्सियोम को समझ लिया। हाँ, काफ़ी ठीक है, सही है। ये फॉर्मूलाज की मदद से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व हो जाएंगे। स्टार्स का जो भी टेम्परेचर होता है वो हम आसानी से इस कर्व की मदद से पता लगा सकते हैं। जैसे अगर सन हमें अगर वाइट दिखाई देता है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर लगभग, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है तो उसका टेम्परेचर लगभग 5800 केल्विन आएगा। और अगर कोई स्टार ब्लूइश दिखाई देगा तो उसका टेम्परेचर 7000 केल्विन होगा। कोई स्टार येलोइश या ऑरेंज शेड देगा तो उसका टेम्परेचर अराउंड 3000-4000 केल्विन होगा। सो इट इज़ very interesting, very good going, very practical, but why it is happening and how it is happening is the bigger question. And इस क्वेश्चन का आंसर करने में मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ फिजिक्स का बर्थ हुआ, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। मजा आएगा। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ऐसा ही क्यों मिल रहा है, किसी और शेप में क्यों नहीं मिल रहा। जैसे कि यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये क्लासिकल थ्योरी अपने करेंगे, वो इसका एक अटेम्प्ट है इस स्पेक्ट्रम को समझाने का। बट उस क्लासिकल थ्योरी से जो भी फॉर्मूला मिलेगा वो इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें यहाँ पे जो वेवलेंथ है इन्फिनिटी पे जा रही है, लिमिट 0 पर वेवलेंथ इन्फिनिटी की ओर जा रही है, जो कि देखने में नॉन प्रैक्टिकल लग रहा है। तो ये कैसे होगा, आइए इस जानने पर चलते हैं। हमने सबसे पहले मान के चली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो सबसे पहले अपनी कैविटी लेते हैं, कैविटी की शेप। अब अभी हमने पढ़ा है कि कैविटी की शेप कोई भी ले सकते हैं, तो हम अपने सहूलियत की कैविटी को शेप मान के चलते हैं। क्यूब मान लेते हैं, उसकी कैविटी की शेप है एल लेंथ की क्यूब है। ये यहाँ पे मैंने बनाया भी है वो डायग्राम, इसकी तरफ आएंगे, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। क्यूब है, इसकी मतलब तीनों तरफ डायरेक्शन एल है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शंस के अंदर है। ये एक्स, अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो एक्स बराबर, ये एक्स बराबर 0 to L जा रही है यहाँ पर। ये कैसे लेते हैं एक्स को, चलिए ये वाई ले लेते हैं। वाई बराबर 0 to L है और यहाँ पे एक्स बराबर 0 to L है और ये जेड बराबर
0 to L, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स वाई जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने एक क्यूब बना ली, उसके एल लेंथ की एक क्यूब मान ली। अब इसके अंदर का जो स्पेस है वो लगभग फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस में कौन सी वेव ट्रेवल कर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इसके अंदर कन्फाइंड है, यानी ये इसी के अंदर रह रही है, बाहर नहीं जा रही है। ऐसी वेव्स जिनकी बाउंड्री डिफाइन हो वो क्या कहलाती हैं? स्टैंडिंग वेव्स। जैसे कि अपने हाई स्कूल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दो हाथों के बीच में स्ट्रिंग ले लेते हैं और नोट्स बनाते हैं, तो उनकी मतलब हैंड के मतलब दोनों हैंड्स की बाउंड्री पे जो उसकी वेव का एम्पलीट्यूड है वो हमेशा 0 रहता है। यानी हमें पता है कि एक्स यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर तीनों डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली वेव का एम्पलीट्यूड 0 रहेगा। एंड तो देखते हैं डायग्राम में, इधर इस डायग्राम में x बराबर a लिया गया है, हम x बराबर l ही लेके चलते हैं, इसको निकाल दो, ठीक है, सॉरी z बराबर l। Metallic walled cubical cavity filled with electromagnetic radiation showing three non-inferring components of radiation bouncing back and forth between the vowels and forming standing waves with nodes at each poles। अब यहाँ पे आप शायद इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि कोई भी रियल लाइफ बॉडी है वो 3D में होती है, और उनको डिस्क्राइब हम 3 कंपोनेंट्स में करते हैं। 3 कंपोनेंट्स ऐसे लेते हैं जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं और नॉर्मल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी प्रोपगेशन उस स्टैंडिंग वेव में होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स निकलेंगे। इन 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपागेट करती है, उसको फिर आपस में ऐड कर दिया तो अपने पास रिजल्टेंट प्रोपागेशन आ जाएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हम करते आ रहे हैं, सेम उसी वे में यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, एक चीज़ में कह रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर एल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है ना। अब ये 0 क्यों है? अगर इसको समझने चलते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उसका जो पोलराइजेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपागेशन पे। अगर मान लो वेव इस तरह से प्रोपागेशन कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। मेटेलिक वॉल्स हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, मेटेलिक वॉल्स भी इसी डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मेटेलिक वॉल्स की जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मेटेलिक वॉल्स क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से अपने को मिल गई 0। बट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? एक्चुअल में हम एनर्जी डेंसिटी में इंटरेस्टेड हैं, और फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल होती हैं, और हमें चाहिए प्रोपोर्शनलिटी। हमें जो स्पेक्ट्रम चाहिए उसके अंदर हम अपने को मतलब सिर्फ इस बात से है कि इंटेंसिटी उसके साथ वेवलेंथ के साथ किस तरह से प्रोपोर्शनल है। तो अपने पर्पस के लिए अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो अपने को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, आगे अब इसका प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है? अगर एक सिंपल हाई स्कूल के अंदर जाएं तो एक प्रोपागेशन जो होता है वेव का, वो अपने सिंपल इससे डिनोट करते थे कि किसी वेव का प्रोपागेशन होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं साई, ठीक है। किसी कोई भी फंक्शन, कोई भी वेव है, मतलब एक साइनोसोडियल वेव है, इसको हम कोस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आगे केसेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा होगा आगे केसेस में। ठीक है। अब पर अभी इसका प्रोपागेशन कैसा हो रहा है स्टैंडिंग वेव का? तो अब ये स्टैंडिंग वेव, ये जैसे अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब राइट साइड में जाने, अगर इसमें पॉजिटिव साइन आएगा मतलब लेफ्ट साइड में आएगा।
स्टैंडिंग वेव्स में लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वेव लेफ्ट में भी जा रही है, राइट में भी जा रही है, तो इन दोनों को ऐड करके हर एक डायरेक्शन में प्रोपगेशन निकाल के अपने इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीएससी और एमएससी के लिए। ये मतलब ये मेथड जो है न्यूमेरिकल के लिए, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके लिए। तो ये इक्वेशन ऑफ वेव है इन फ्री स्पेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेशन ऑफ वेव आप शायद देख चुके हैं पहले, अगर नहीं भी देखे हैं तो हम अभी थोड़ी देर में मैक्सवेल से इक्वेशन से निकालेंगे। या फिर इसको हम ये जो प्रोपागेशन ऑफ वेव है इससे भी निकाल सकते हैं। ये जैसे वन डायमेंशन के अंदर हो रहा है तो वन डायमेंशन को इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेम इक्वेशन आएगी। इसका कॉम्बिनेशन बन के एक स्टैंडिंग वेव बनेगी जिसमें कोस ओमेगा टी वाली पावर एम्पलीट्यूड आता है, कुछ ऐसे स्टैंडिंग वेव बनाते हैं हम हाई स्कूल फिजिक्स में। तो वो उस इक्वेशन से भी ये सेम ही आएगी। इसको थ्री के अंदर ले जाएंगे तब भी सेम ही आएगी। अगर इसको साइन या कोस का फंक्शन नाम मानते हुए एक्सपोनेंशियल का फंक्शन मान दें यानी कि इसको हम कह देंगे एक्सपोनेंशियल टू द पावर अल्टा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, अगर वो फंक्शन यूज कर लेंगे तब भी ये सेम इक्वेशन आएगी। और जो स्टैंडिंग वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है इस कैविटी के अंदर कैसी है, वो इसके अंदर डालेंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फ्री स्पेस है कैविटी के अंदर और वेव इक्वेशन। अब ये वेव इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए ही यही क्यों यूज होती है वो हम अपन देख लेते हैं अभी मैक्सवेल्स की इक्वेशन से। तो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस फॉर इन फ्री स्पेस, यहाँ फ्री चार्ज डेंसिटी जीरो होती है, अपना कर ली ए। ये मैक्सवेल्स थर्ड वेव इक्वेशन मैंने पहले लिखी। सेकंड है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो फॉर ऑल मटेरियल्स एंड कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एम्पियर्स लॉ। और यहाँ पे मतलब और यहाँ पे अपना दूसरा टर्म है ये। अगेन इन फ्री स्पेस कंडक्शन करंट डेंसिटी जीरो होती है, तो ये टर्म जीरो आ जाएगी। इसको मैं अभी रिमूव भी कर देता हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोल्व कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्यों नहीं सोल्व कर ले? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो दोनों ही होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होंगी। ऐसा क्यों है कि हम नहीं सोल्व कर रहे हैं? बिकॉज देखिए, हमें मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी से, और इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी बोथ आर इक्वल इन फ्री स्पेस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे तो उससे अपना काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, वेवलेंथ एनर्जी डेंसिटी के साथ कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोल्व कर देते हैं, दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, और कहाँ थे हम? हाँ, चलिए इस वेव इक्वेशन को बनाएं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, आगे बहुत काम आने वाली है। And मैंने दोनों तरफ कर लिया है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप बेटर टू हैव रिमेंबर, इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन, नॉट वेरी मच हार्ड। ये अपना डाइवर्जेंस ऑफ ई होता है और ये लाप्लासियन आ जाता है इसका। ये सिंपली इसका फॉर्मूला है कर्ल इनटू एनी वेक्टर का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और वेक्टर भी होता है तो उसके लिए सेम फॉर्मूला लगता है। अच्छा, अब इसका वैल्यू लिखते कर्ल वी की वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव ये जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। मिल गई ना फैमिलियर सी टर्म अपने को। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें वहाँ पे 1/c² है, यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों टर्म्स बराबर होने चाहिए। बट आर दिस टू बोथ द टर्म्स आर इक्वल? you can check it out. Okay, so
ये आप चेक कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ नहीं है दोनों बराबर निकले हैं। तो अपनी वेव इक्वेशन आ गई, इसको इधर लगा दूँ मैं जीरो से, ये होगी अपनी होमोजेनियस वेव इक्वेशन। तो क्या हो अगर मैं इस वेव का सोल्यूशन, अब मैं जो वेरिएबल्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है वो लिख रहा हूँ, अगर मैं इस सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिख दूँ तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड कैपिटल लिए हैं, आप कोई भी कैपिटल ले लेते हैं, मतलब ये फंक्शंस हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड एंड फंक्शन ऑफ टी, ऑल आर मल्टीप्लाइंग, यानी जिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, चार चीज़ों पे मतलब स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट पे डिपेंड करती है, चारों का मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसका सोल्यूशन। व्हाट इफ आई अज्यूम दिस, कैसा अज्यूम कर सकते हैं, बट क्या ये सोल्यूशन राइट होगा? इस तरह का राइट होगा इन केस जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं वो लीनियर और होमोजीनियस हो। व्हाट इज दिस, हमने ऐसा क्यों किया? ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, हम मैथमेटिकल ट्रिक क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हमें जो इक्वेशन सोल्व करनी है वो आसान इजीली सोल्व करनी है, इसको कॉम्प्लेक्स, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें 10-15 पेज खर्च नहीं करते हैं। तो ये एक ट्रिक है जिसमें हमने एक पहले से सोल्यूशन अज्यूम कर दिया। अब क्या ये इक्वेशन लीनियर एंड होमोजेनियस है? बिल्कुल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती है हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर एक है, इसके डेरिवेटिव्स की भी पावर एक है ना, और कोस ई साइन ई ऐसा कोई अलग से फंक्शन हमें नहीं दिख रहा है, इस फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये लीनियर हो गई, कोई सोर्स टर्म नहीं है इलेक्ट्रिक, ये जो इक्वेशन इक्वल टू जीरो है, कोस एक्स साइन एक्स वाई जेड टी की फॉर्म में अलग से कोई टर्म नहीं दिख रही है हमें, कोई कांस्टेंट टर्म भी अलग से नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये होगी होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ये लीनियर है होमोजीनियस है, तो ये मेथड अपने अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आई एम श्योर आप इससे पहले सुन चुके होंगे ये मेथड, अगर नहीं सुने हैं पहली बार भी सुना है तो आप देखिए, आपको मज़ा आएगा, ये इजी मेथड है। और इस तरह की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनको अपने इस मेथड के सहायता से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो वैल्यू रखें इसकी। सबसे पहले डेल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में ईजी होगा। मैं अभी इक्वल से वापस ले जाता हूँ, वो तो मैं होमोजीनियस क्यों है ये समझाने के लिए किया था मैंने, तो ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, अब सोचने के साथ अपने वैल्यू रखेंगे, ये जैसे ही वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये एक्स यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल है, ये वाई स्मॉल है, जेड स्मॉल है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। अच्छा, तो यहाँ पे एक्स पे डिपेंडेंट सिर्फ एक फंक्शन है और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो सिर्फ x अंदर आएगा, y z t बाहर रहेंगे। सेम यहाँ पे सिर्फ y अंदर आएगा, x z t बाहर रहेंगे, ऐसा इन चारों टर्म्स के साथ होगा। तो लिख दें, वो बाहर वाले टर्म्स को मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार ऐसे छोड़ रहा हूँ, अंदर वाले टर्म्स लिख रहा हूँ खाली, प्लस ठीक है, जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं मैंने अंदर लिख दिए। अच्छा, अब आगे अभी क्या हो अगर हम इसको 1 ओवर कैपिटल एक्स वाई जेड, ये फंक्शंस हैं, ये सारे कैपिटल्स हैं, कैपिटल मतलब फंक्शंस, इनसे डिवाइड करते हैं, तो अब हमें पता है कि x अंदर है, तो वही बचेगा, वहाँ पे बाहर क्या है, वाई जेड टी से वाई जेड टी कट जाएगा, और ऐसा सबके साथ होगा। If you are not able to visualize this, I suggest you should write these equations completely and try it out by yourself. तो ये हुआ एंड ये हुआ, एंड इक्वल 1 ओवर सी स्क्वायर कैपिटल टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से देखिए, लेफ्ट hand side equation is dependent on space part and the right hand side equation is dependent on time part.
दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है और वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी से चेंज होंगे, इसका एक दूसरे पे कोई जोर तो है नहीं। टाइम चेंज होगा तो ज़रूरी नहीं है टाइम जिस रेट से चेंज हो उसी रेट से पोजीशन भी चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी तो ज़रूरी नहीं है टाइम उसी रेट से चेंज होगी। बट ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है। तो बराबर कैसे हो सकती हैं? बराबर तभी हो पाएंगे ना जब ये दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर हो, अदरवाइज दोनों में कोई आपस में रिलेशन तो है नहीं और दोनों वेरिएबल इक्वेशंस हैं। तो इनको अगर हमने बराबर करना है तो किसी कांस्टेंट के बराबर रखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं वो कांस्टेंट है -k², ठीक है। नेगेटिव क्यों लिया? बिकॉज एट स्टार्टिंग हमने बात करी है बाउंड्री वैल्यूज की, x बराबर 0 एंड x बराबर l पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आपको डाउट है तो आई एम नॉट सजेस्टिंग, ये आपको करना ही है। आप पॉजिटिव वैल्यू देख लेके इस इक्वेशन को सोल्व करना, बाउंड्री वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई। अच्छा, स्क्वायर क्यों लिया? फॉर सिंप्लिसिटी। जिस सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं उसी सिंप्लिसिटी के लिए हमने के स्क्वायर लिया, ठीक है। और चलें, अच्छा ये के स्क्वायर हो गया तो ये इक्वेशन भी के स्क्वायर, ये होल इक्वेशन भी के स्क्वायर के बराबर होगी। इसका क्या मतलब है? के स्क्वायर को हम ऐसे लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाला पार्ट एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, वाई वाला पार्ट वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जेड वाला पार्ट के जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक्यूरेट है? तो चलिए एक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं और फिर उसी के सोल्यूशन से बाकी सारी इक्वेशंस के सोल्यूशंस अपने को मिल जाएंगे। ये हो गई। मुझे पता नहीं, अब आइडिया नहीं है कौन सी इक्वेशंस पे आ गए हैं हम। चलिए एक बार सोल्व करते हैं फिर देखते हैं। इसको इक्वेशन को इधर ले जाते हैं, नेगेटिव है ना, सॉरी ये होगी ना मिस्टेक्स। नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया के एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 0। फैमिलियर है आप इस इक्वेशन से? ये आ गई ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका सोल्यूशन हमें पता है क्या होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पढ़ता था तो ये सोल्यूशन क्यों आता है मुझे कन्फ्यूज़न होता था। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसके अंदर आता है ये ट्रिक्स कि अब ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम डी स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स को छोड़ देते हैं और के एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स का कोई डिफरेंशियल नहीं हो रहा तो उसको ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अगर एक्स का एक डिफरेंशिएशन होता तो डी होता। तो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं वेरिएबल के, ये आगे। और इसका सोल्यूशन जो है ई की फॉर्म में आता है जनरली। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए की पावर के एक्स प्लस, ये इसकी फॉर्मेट है। लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा ये इसके रूट्स इसके पावर के अंदर आ जाते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म, बिकॉज हम ए को साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर इसकी सेकंड फॉर्म बनाएं तो वो साइन और कोस की फॉर्म में आएंगी, जो कि मैंने फॉर्म पहले लिख दी। हमारे पर्पस के लिए साइन और कोस में सोल्व करना ज़्यादा क्या कंफर्टेबल है। और दिस आप किसी भी चीज़ के अगर दो सॉल्यूशन होते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंफर्ट कि आपके लिए क्या कौन सा सॉल्यूशन पिक करना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो एक्सपोनेंशियल से अच्छा साइन और कोस में ले लेते हैं। आप चाहे तो इससे एक्सपोनेंशियल वाला सॉल्यूशन पिक करके भी सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया। और अब हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 है, एक तो 0 पे और एक l पे, है ना। तो पहले 0 पे ले लेते हैं। 0 पे अगर 0 आएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी और cos 0 इज़ 1, तो b की वैल्यू 0 आ गई तो b को हमने भगा दिया, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अगर अब l पे लेके जाएंगे तो a
ब्रैकेट में चल के जीरो आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू नहीं है ये, बट ए जीरो हो गया और ये अपने पास बन गया साइन के एक्स एक्स इज इक्वल टू साइन एन पाई। साइन एन पाई क्यों लिखा? बिकॉज साइन के एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो और साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई ही जीरो की वैल्यू होती हैं और नेगेटिव के अंदर भी वैलिड है, बट बिकॉज हमारा जो कैविटी है हमने पॉजिटिव में ही ली है तो हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लेके चलेंगे। अब हम एक्स के लिए सोल्व कर लें तो इसको एन एक्स ले लेते हैं, बिकॉज वाई और जेड के अंदर इंटीग्रल की वैल्यू सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, तो वहाँ पे अलग अलग भी हो सकती हैं। तो एन एक्स पाई और के एक्स एक्स एन एक्स एक्स सॉरी एन एक्स पाई और x बराबर एल पे सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एल आ जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक, हमने ये बाउंड्री कंडीशन लगाई है ना, तो ये के एक्स एल आ गया, इससे हमने के एक्स की वैल्यू मिल गई। इसको हम इक्वेशन कौन सी दें? चलिए इक्वेशन देख लेना आप, कोई बात नहीं, उससे डिपेंड नहीं करते, चाहते हो तो हम और अब और क्या चीज़ है इसके अंदर, कुछ है क्या? राइटिंग का देख लेना यार आप, बहुत बेकार। ये एन एक्स पाई हो गया और समथिंग मिसिंग लग रहा है, हाँ, एन कैन टेक ऑल द इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर ही आएंगी, नॉन इंटीजर लोगे तो साइन पाई बाई 2 इज 1, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो एन कैन टेक इंटीजर वैल्यूज एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। अब सेम वे में हमारा के वाई आ जाएगा, उसके लिए हम अलग इंटीजर, सेम जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सेम ही हो। यहाँ पे क्या नहीं, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट करती रही है नंबर ऑफ मोड्स, कितने नंबर ऑफ मोड्स उस स्टैंडिंग वेव के इंडिपेंडेंटली एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है। तो ये अपना आंसर आ गया, दो बोथ सेटिस्फाई द सेम कंडीशन, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी टी की फॉर्म में, उसका सोल्यूशन क्या आएगा? चलिए उसका सोल्यूशन सेम ही आएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखने की जगह यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर इधर आ गया, माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, वो यहाँ पे टी है, माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी हो गया, वो इस साइड जाएगा तो प्लस का के स्क्वायर सी स्क्वायर टी आएगा। यहाँ पे के एक्स स्क्वायर था, के एक्स के स्क्वायर की जगह अपने को क्या मिल रहा है? के सी मिल रहा है, के स्क्वायर सी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन भी वही साइन और यहाँ पर के सी आ जाएगा, जहाँ जहाँ के एक्स है वहाँ पे के सी आ जाएगा, और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अपने लगा नहीं सकते हैं बिकॉज टाइम थोड़ी बाउंडेशन है, बट बिकॉज वेव टी बराबर 0 पर ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, तो हम उसका सोल्यूशन टाइम के विथ रिस्पेक्ट कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं, साइन की फॉर्म में लें या कोस की फॉर्म में लें या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लें, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम सिंपलिसिटी फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिंपलिसिटी के लिए साइन की फॉर्म में ही ले लेते हैं, तो ये सोल्यूशन अपने को मिल जाएगा सम कांस्टेंट, एंड यहाँ पे वैल्यू बाकी सोल्यूशन लिखने हैं अपने, जो एक्स एक्स कहा था, यहाँ से एक्स एक्स की वैल्यू आ गई ना, एक्स एक्स की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई, एंड के एक्स की, ये तो जीरो ही है टर्म, एक्स एक्स की वैल्यू मिल गई हमें ए साइन एन एक्स पाई ओवर में एल एक्स। तो लिख देते हैं सोल्यूशन, सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ कांस्टेंट ही लिख देता हूँ मैं, सी से कंफ्यूज होंगे, फिर सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की यूज़ कर लेते हैं, यूज़ कर रहे हैं सॉरी। तो सम कांस्टेंट एंड इक्वल टू साइन एन एक्स पाई ओवर एल एक्स साइन एन वाई पाई ओवर एल वाई साइन एन जेड पाई ओवर एल जेड एंड साइन के सी टी
के की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 2 पाई अपॉन में लैम्डा सी टी. Why it is 2 pi upon में lambda? Because look at the dimensions. Dimensions are radian per meter. So from dimension analysis alone we can say that it is the value of wavelength. उसको और भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो बट अभी इसके लिए तो हमें दिख ही रहा है ना कि के की डायमेंशन हमने को क्या निकल के आ रही है, रेडियन पर लेंथ. यही तो वेवलेंथ होती है. तो वेवलेंथ की वैल्यू निकाल दी मैंने, के बराबर 2 पाई अपॉन में लैम्डा होता है, मैंने लिख दी 2 पाई अपॉन में लैम्डा. ठीक है, ये अपने पास सोल्यूशन आ गया. अच्छा, अब ये सोल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया. अब हमें करना है, अब हमारे पास अलग इक्वेशन है. अब हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, किस मकसद से हमने ये सब स्टार्ट किया था? हमें निकालनी है एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी का जो अपने लेके चल रहे हैं, जो मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ मोड्स निकाल लेते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ मोड्स को एवरेज एनर्जी ऑफ एवरी मोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी. उसको अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो अपने एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, है ना. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकाले और किस लिमिट में निकाले, ऐसे मतलब एक लिमिट भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी क्या, बिकॉज नंबर ऑफ मोड इज गोइंग टू बी वेरी हाई. अच्छा, पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि नंबर ऑफ मोड्स क्यों इतने हाई हैं. के स्क्वायर बराबर हम जानते हैं के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर होता है. के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पे दिख रही हैं, ये लगा देता हूँ मैं. ये पाई स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर. के स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर. पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर इधर चला गया, 4 एल स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, और ये अपने पास एन स्क्वायर आ गया, है ना. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स एन बराबर 2l अपॉन में लैम्डा, बिकॉज लैम्डा इज वेरी स्मॉल. बहुत छोटी छोटी लाइट की वेवलेंथ्स की बात करें, हम लाइट की बात करें, बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ्स होती हैं, तो n इज गोइंग टू बी वेरी हाई. सॉरी, n इज गोइंग टू बी वेरी हाई. अच्छा, और एक और चीज देखिए, इस इक्वेशन को nx और ny के अंदर ही देखते हैं. क्या इट इज नॉट सिमिलर टू दिस? एंड व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन इट इज सेंटर्ड एट 0 0 0, है ना. तो ये रेडियस हो गई. तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोड्स क्या कर रहे हैं, स्फीयर की रेडियस की तरफ फॉर्म कर रहे हैं. व्हाट डज दिस टेल यू? इट मीन्स कि जो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैल रही है उसका फैलाव स्फेरिकल फॉर्म में हो रहा है. नंबर ऑफ मोड एन एक्स एन वाई एन जेड, जो वेव जिस वेव किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आप नंबर ऑफ मोड्स निकालोगे तो वो नंबर ऑफ मोड्स आपस में मिलकर एक मतलब स्फीयर की सरफेस पे वो एग्जिस्ट करेंगे. है ना. तो अगर हमें नंबर ऑफ मोड्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मोड्स बढ़ रहे हैं स्फीयर के रूप में, तो क्या हो, और अगर इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि r इज इक्वल टू एन, तो क्या होगा अगर हम स्फीयर की वॉल्यूम ही ले लें 4 पाई 3 पाई एन क्यूब. अगर स्फीयर की वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उस वॉल्यूम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोड्स एग्जिस्ट करते हैं आ जाएंगे. बट ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स होंगे ना, अपने लिए अपने पर्पस क्या है, स्मॉल एंगल मतलब स्मॉल डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ मोड्स निकालना, यानी n से लेके n प्लस टी एन. तभी तो अपने को एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, अब जो रिजल्ट्स अपने को चाहिए वो मिलेंगे. सारे के लिए निकालेंगे तो जिस भी वेवलेंथ पे निकालना है वो वेवलेंथ से लेके और उससे ज़्यादा जितनी भी वेवलेंथ है या जिस भी फ्रीक्वेंसी पे निकालना है उस फ्रीक्वेंसी से लेके उससे कम जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ मोड्स आएंगे. और इससे बेहतर है कि हम इनफाइनेटिसिमल रेंज लें और उस रेंज के अंदर नंबर ऑफ मोड्स निकालें. सॉरी, चलिए इसको एक डायग्राम है मेरे पास, उस डायग्राम को देखते हैं.
इस तरह की स्फेरिकल शेल, इस रीजन के अंदर अपने को नंबर ऑफ मोड्स निकालने हैं। यहाँ पे वेव ये फ्रीक्वेंसी दी है, आपने वेवलेंथ लेके चल रहे हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब स्फीयर क्यों मान सकते हैं, स्फेरिकल रीजन क्यों मान सकते हैं? आप कह रहे हैं कि एन एक्स एन वाई और एन जेड तो इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल वैल्यूज हैं, बिकॉज नंबर इज वेरी हाई। नंबर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, 10 रेज टू द पावर 12 18 20 तक जाता है ये नंबर। तो बहुत बड़ा नंबर होने के बाद हम स्पेस को जो है कंटिन्यूस मान सकते हैं। जो स्फेरिकल रीजन का स्पेस है, जो एन स्पेस हम मान के चले, वो उसको कंटिन्यूस मान सकते हैं, ठीक है। एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये अपनी कैविटी है, सब पॉजिटिव में है। अब ये स्फेरिकल स्फीयर की तरह फैल तो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट स्फीयर सिर्फ इस रीजन में रह रहा है। यहाँ से भी पॉजिटिव है, ये गंदा सा डायग्राम है, इसी को देखते हैं। ये आप देखिए, यहाँ से भी पॉजिटिव है, यहाँ से भी पॉजिटिव है। तो अगर आप देखेंगे पीछे वाला हिस्सा नहीं है, इसका 1/2 हो गया, ये वाला हिस्सा नहीं है, 1/2 हो गया, ये वाला हिस्सा नहीं है, इसका 1/2 हो गया। यानी स्फीयर सिर्फ 1/8 रीजन के अंदर है, ऑक्टेंट है ये, है ना। तो जो स्फेरिकल शेल होगी, जो नंबर ऑफ मोड निकालना है, वो हमें ऑक्टेन के लिए निकालने हैं। स्फेरिकल शेल का एरिया ये हो जाएगा 4πn² dn, एंड बिकॉज दिस इज ऑक्टेंट तो हम 1/8 से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ मोड बिटवीन n to dn विल बी π/2n² dn। और अगर इसको हम वेवलेंथ देखें कि लैम्डा से लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना। लैम्डा होता है अपना, लैम्डा है 2l/l, तो लैम्डा है 2l अपॉन में n, तो n बराबर 2l अपॉन में लैम्डा, एंड dn इज इक्वल टू माइनस का 2l अपॉन में लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, π/2 4l² और लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव 12 लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, 4l3 pi एंड लैम्डा टू द पावर 4। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, अब यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपागेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन की दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड हो सकती है। तो यहाँ पे हमने 2 का फैक्टर जो लगाया नहीं है वो लगाना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट हैपनिंग। नेगेटिव साइन को अपने इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव साइन को अपने इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वेवलेंथ कितने हो जाएंगे? ये एल की क्यूब निकल जाएगा ना आराम से, तो ये 8π/λ4 डी लैम्डा। अब वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एनर्जी डेंसिटी। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स आ गए इस वेवलेंथ के अपने, और इन टोटल नंबर ऑफ मोड्स को अपने एवरेज एनर्जी पर मोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। अब एवरेज एनर्जी कैसे निकालें पर मोड? अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं लीफ के अंदर, उन मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट हो रही है, वाइब्रेशंस हैं वो, उसको हम अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं। अब जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकलती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैविटी के अंदर है और जो मेटल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, वो आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज वाइब्रेशंस हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि जो ऑक्सीलेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपस में कपल्ड हैं इस सिचुएशन के अंदर। तो जितनी नंबर ऑफ मोड
जितनी एवरेज एनर्जी पर ऑक्सीलेटर होगी वही एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर एक मोड की होगी। अब ऑक्सीलेटर की एवरेज एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगी काइनेटिक एनर्जी से। और इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है कि हर 1 डिग्री फ्रीडम के लिए एवरेज एनर्जी होती है हाफ kT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी अपने निकाल सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। तो कि एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ kT। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी पर मोड ऑफ ऑक्सीलेशन कितनी आ जाएगी, kT। टोटल मोड्स कितने हैं ये लिखिए, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दें। एनर्जी डेंसिटी इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ kT ये आ गया अपना रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में अगर एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कैसे जा रहा है। ये लैम्डा -4 के साथ है, तो लैम्डा -4 का ग्राफ 1/λ4 है, 0 पे इन्फिनिटी पे जाएगा। सेटिस्फाई हैं आप इस ग्राफ से? नहीं होना चाहिए। ये वही ग्राफ है ना जो अपने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखिए ये वाला, ये ग्राफ क्लासिकल थ्योरी ग्राफ है ना। तो ये अनरियलिस्टिक रिजल्ट हो गया। ब्लैक बॉडी का ग्राफ तो कुछ अलग ही आता है। इस अनरियलिस्टिक रिजल्ट को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। और इसको डिस्क्राइब क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाई थी। एडी चोटी का जोर लगाया, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म लेना ही पड़ा था। वो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, ये वेवलेंथ के लिए अपनों ने फॉर्मूला निकाला है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे इन्फिनिटी टू 0 तब वो इन्फिनिटी ही आएगा। आप इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा के देख सकते हैं। और ये वेवलेंथ की विथ रिस्पेक्ट टू है, आप उसमें फ्रीक्वेंसी के विथ रिस्पेक्ट टू ही निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ था, मैंने लिखा था यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ रहा। फ्रीक्वेंसी के जाएंगे तो वो इसका वो म्यू स्केयर के प्रोपोर्शनल आएगा। और ये अपना आई थिंक 8 पाई म्यू स्केयर अपॉन सी क्यूब ऐसा कुछ रिजल्ट आता है। आप देख लीजिएगा, आप सोल्व करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन में म्यू डालना है, डी लैम्डा अपना माइनस का सी म्यू अपॉन में स्क्वायर डी म्यू हो जाएगा। डाल ही दें क्या, ठीक है। ये 4 सी की पावर 4 म्यू की पावर 4 हो गया। ये नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। तो ये म्यू की पावर 4 म्यू की पावर 4 ओवर सी की पावर 4 हो गया। सी अपॉन में म्यू स्क्वायर आ गया। ये 8 पाई भाई सब बाहर है, नेगेटिव था ही उसके अंदर, उसको इग्नोर किया अपने, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर C3 kT डी म्यू। ये एनर्जी डेंसिटी इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। जो भी वही है कि अगर इन्फिनिटी पे जाएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे जा रही है, इसका मतलब चाहे कोई कितना भी सख्त लौंडा हो, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इसमें सबकी सब पिघलने वाली है। दैट इज अनरियलिस्टिक रिजल्ट। चलिए, और ये क्यों है ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। थैंक यू।